अच्छा कितने छोटे छोटे तो क्वेश्चन है अभी देखना। हाँ हाँ 7 क्वेश्चन तो नहीं करा रहा मैं, दो तीन क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ उसमें से, क्योंकि वो रिपीट है बाकी। हाँ ऐसे कुछ 4-5 ऐसा गिने नहीं है मैंने, देखो बैठ के ऑनेस्टली जो मैंने तो छाटे हैं क्वेश्चन जो मुझे लगा कराने चाहिए मेरे को। हाँ अच्छा चलो देखते हैं। तो पढ़ो, पहला ऑर्डर में ही चल रहा हूं। वो कह रहा है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ एचएस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 को आपको वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का बैलेंस दे रहा है। ऑब्वियसली लाइबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, ये 60 लाख रुपीस। और डेफर्ड टैक्स एसेट का ऑब्वियसली एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, इसका है 30 लाख रुपीस। तो यू कैन से ये हमारा करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। सर आपको कैसे पता लगा ओपनिंग बैलेंस है? क्योंकि नीचे पढ़ोगे हाँ क्योंकि आपका यहाँ पे 1920 ईयर चल रहा है ना, तो ये आपको बैलेंस 31 मार्च 2019 का दिया है। यू कैन से यही 1 अप्रैल, हाँ राइट, 18-19 का क्लोजिंग बैलेंस है, बिल्कुल सही। तो अगले साल का ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1920। अब ध्यान से करना, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी बताऊंगा आपको जो आईसीआई कहता है, जो आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, ना चाहो नहीं भी फॉलो कर सकते। वो कह रहे हैं डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है 160 लाख, जबकि डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड है 140 लाख। तो डिफरेंस है। तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, ये तो आप देख ही चुके हो। डेप्रीसिएशन का डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस होता है। मेरा सवाल ये है इस टाइमिंग डिफरेंस से क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी क्या है? हाँ, तो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम ज्यादा आ रही है, समझ में आ रहा है? एक्सपेंस कम है ना भाई, इनकम टैक्स में कम खर्चा है तो इनकम ज्यादा आ रही होगी, जबकि अकाउंट्स में इनकम एक्सपेंस ज्यादा है तो इनकम कम आ रही होगी। तो इसकी वजह से आज आप ज्यादा इनकम पे टैक्स दे रहे हो। ठीक है, तो ये वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। तो सर आप डेफर्ड टैक्स एसेट लिख के आ जाओगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट बता रहा हूं, यहां पे आईसीआई क्या कहता है ये मैं आपको बाद में लिखवा भी दूंगा, ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप आईसीआई की बात मानो या ना मानो। मैं खुद 100% नहीं मानता उनकी बात। वो क्या कहते हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा होगा वो शायद ज्यादा इसको पिक्चराइज कर पाएंगे। आप इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन निकालते हो वो निकालते हो कौन से मेथड से? WDV मेथड से। तो यहां पे आईसीआई पता है क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं देखो जब WDV मेथड फॉलो होता है तो आपका डेप्रिसिएशन शुरुआत के सालों में ज्यादा आता है और बाद के सालों में कम होता जाता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अभी डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहां पे आईसीआई ये मान रहा है या अज्यूम कर रहा है या इंटरप्रेट कर रहा है कि इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन डिफरेंस आ रहा है ना, ये पुराना आ रहा है, ये पुराना कोई एसेट खरीदा हुआ है आपने जिसपे पहले आपने मानो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बना रखी होगी, क्योंकि शुरुआती सालों में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा आता है। मैंने जो आपको एग्जांपल कराया था बेस बिल्डिंग वाला, वो भी चेक कर लेना, उसमें भी डेप्रिसिएशन ज्यादा था। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है शुरुआत के सालों में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा आता है, क्योंकि एक तो वहां WDV फॉलो होता है और ऊपर से अगेन अगर इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो वहां पे एक ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट चलता है, वहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट चलता है। वहां पे जैसे आप अकाउंट्स में निकालते हो ना बिल्कुल 9/12 5/12 ऐसे बराबर, वैसा नहीं चलता, वहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे निकलता है, सिंपल। तो होता क्या है इनकम टैक्स में मोस्टली क्या होता है, डेप्रिसिएशन शुरुआती सालों में ज्यादा आता है और बाद में जैसे जैसे वो डिफरेंस रिवर्स होता है वो कम होने लगता है। तो यहां पे क्या है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये पुराना डिफरेंस अब रिवर्स हो रहा है, ऐसा आईसीआई कह रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये पुराना डिफरेंस है वो रिवर्स हो रहा है, उस केस में आप डीटीए ना बोल के इसको बताओ क्या बोलना चाहोगे? उस केस में क्या है ये? हाँ, रिवर्सल ऑफ लाइबिलिटी।
क्योंकि पहले आपने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बना रखी होगी, क्योंकि पहले आपका इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा होगा पहले, तो आपने उस टाइम पे लाइबिलिटी बना ली होगी। अब वो उसका क्या रिवर्सल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इनकम से कम होने लग गया है, सॉरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कम होने लग गया है, तो वो जो ज्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा था वो डिफरेंस अब रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं इसको, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आप अपनी अजम्पशन इंटरप्रिटेशन लगा के दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, दोनों अपनी जगह ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये बात मैं आपको लिखवा भी दूंगा। बाकी आगे पढ़ो, वो कह रहा है आइटम्स क्या एग्जैक्टली मैंने यही तो बोला ना, ये क्या बोला ये, वो कॉम्प्लिकेशन से इतना डरोगे छोटी मोटी तो सीए कैसे बनोगे, सीए कैसे बनोगे, डर ही रहे हो और क्या कर रहे हो। देखो वो आपकी मर्जी, मैंने आपको चॉइस दी थी, मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी, वो अब आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरा फर्ज है मैं आपको सब कुछ बताऊं, बाद में ये नहीं होना चाहिए ना मैंने कुछ और बता दिया, आप आंसर में कुछ और पढ़ रहे हो, फिर आप बोलो सर आपने तो गलत बताया था। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी। चलो आगे बढ़ो, वो कह रहा है आइटम्स अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 1819 बट अलाउड इन 1920, सॉरी आइटम्स दिस अलाउड लिखा, आइटम्स दिस अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 2018-19 बट अलाउड इन 1920, ये क्या बोल गया। हाँ हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है 1920, करेक्ट। तो कहना क्या चाह रहा है कि कुछ खर्चा आपने करा तो पिछले साल था, लेकिन फॉर सम रीजन वो पिछले साल डिस अलाउ हो गया, वो इस साल अलाउ हुआ है। अब यहां पे कोई ऑल्टरनेट अप्रोच नहीं है, यहां तो एक ही आंसर है, बताओ क्या है, रिवर्सल है ऑफ व्हाट। तो यही तो आपको डीप थिंकिंग करनी है। आप पिछले साल सोचो, पिछले साल एक एक्सपेंस था कोई, वो अकाउंट्स में तो ऑब्वियसली आपने डाल दिया, चार्ज कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने डिसअलाउ कर दिया, तो पिछले साल इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा। हाँ अकाउंट्स की क्या, वेरी गुड, अकाउंट्स की इनकम, इसका मतलब पिछले साल कम आई होगी, इनकम टैक्स में ज्यादा आ गई होगी। तो पिछले साल आपने क्या रिकॉर्ड करा होगा इससे, डीटीए, क्योंकि पिछले साल खर्चा कम अलाउ हुआ तो इनकम ज्यादा आई तो उस पर टैक्स भी ज्यादा दिया, तो आपने डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करा होगा। अब वो खर्चा इस साल अलाउ हो रहा है, तो अब वो जो डिफरेंस था वो इस साल क्या हो गया, रिवर्स हो रहा है, ये डिफरेंस पिछले साल का रिवर्स हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रिवर्सल ऑफ डीटीए, राइट। समझना ही बात आपको, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें ऑल्टरनेट नहीं है कि आप कुछ बोलो, ये तो क्लियरली उसने बोला हुआ है कि पिछले साल खर्चा डिसअलाउ हुआ था, इस साल अलाउ हो रहा है, तो देयर इज नो ऑल्टरनेट अप्रोच, इसको तो आपको बोलना ही क्या पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ डीटीए। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये पॉइंट ऐसा है जो अभी तक शायद किसी स्टडी मैट के क्वेश्चन में नहीं आया, लेकिन ये पास्ट ईयर क्वेश्चन में बार बार आया है, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, अब वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कहां पे लिखवाया था। हाँ वेरी गुड, डोनेशंस पता है क्या है, डोनेशन आप पीएनएल में तो एक्सपेंस दिखाते हो, डोनेशन आप पीएनएल में तो एक्सपेंस दिखाते हो, बट इनकम टैक्स वाले इसको कभी भी अलाउ नहीं करते। मतलब कभी भी का मतलब ऐसा नहीं कि इस साल कर दिया, इस साल नहीं करा अगले साल कर दिया, ऐसा भी नहीं, कभी भी नहीं, जिंदगी में भी कभी भी इनकम टैक्स वाले डोनेशन अलाउ नहीं करते। स्पेसिफिक सेक्शन है उसका, स्पेसिफिकली पीजीबीपी में आप पढ़ोगे कि भाई डोनेशन डिसअलाउड होता है। तो बताओ इसका इफेक्ट क्या हुआ, डिफरेंस आया क्या। पहली बात, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस तो आया है भाई, एक खर्चा आपने पीएनएल में तो अलाउ कर रखा है लेकिन इनकम टैक्स में नहीं हुआ, तो डिफरेंस तो आया। लेकिन क्या ये टेम्परेरी नेचर का डिफरेंस है, नहीं, ये तो जिंदगी भर चलेगा डिफरेंस। तो ये क्या है, ये परमानेंट डिफरेंस है। तो क्या परमानेंट डिफरेंस पे कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कुछ भी बनता है, नहीं, वो तो सिर्फ किस पे बनता है, टाइमिंग डिफरेंस पे बनता है, रिवर्सल हो रहा हो या टाइमिंग डिफरेंस हो रहा हो। तो क्या इसका कुछ भी करना है आपको, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम बस लिख लेंगे भाई दिस इज अ
this is permanent difference, hence no deferred tax is to be created. Simple. टैक्स रेट 30% बता रखा है, फिर कह रहे देयर वर नो एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट्स. ओके, कोई बात नहीं. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. अभी तो करना है इसको सॉल्व, ये तो अभी डिस्कस कर रहा था. बताओ. तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ डिफरेंसेस अगर आप गिनोगे तो 3 है. एक डेप्रिसिएशन वाला है, एक एक्सपेंस अलाउ डिसअलाउ वाला है, और एक ये आपका डोनेशन है. 3 डिफरेंस है. तो बेसिकली 3 पॉइंट्स में आपके आंसर बन जाएंगे. तो मैं ऐसे सोल्यूशन 1 करके लिख रहा हूं, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो देख लो आप. पहला है फर्स्ट, ऐसे जैसे आप लिखो, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है. डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन. तो पहले जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो लिखवा लेता हूं. लिखना नॉर्मली depreciation is calculated using WDV method as per income tax act, due to which depreciation as per income tax, मैं शॉर्ट में IT लिख रहा हूं, is higher in earlier years and lower in later years. हाँ देखो, शशांक को याद आ गया. परमानेंट डिफरेंस के एग्जाम्पल में डोनेशन था और एक एग्जेम्प्ट इनकम भी थी. यस, बिल्कुल सही. ठीक है, यही 2 एग्जाम्पल निकाले थे मैंने. एक डोनेशन था रिलेटिंग टू एन एक्सपेंस, और एक इनकम से रिलेटेड था, एग्जेम्प्ट इनकम. तो कल को क्वेश्चन में आ सकता है एग्जेम्प्ट इनकम भी. तो आपको समझ जाना है भाई, वो भी परमानेंट आपके लिए एक्चुअली अच्छी चीज है. परमानेंट डिफरेंस आ जाए तो आपका तो काम ही आसान हो जाता है. आपको उसका कुछ करना ही नहीं, आपको तो बस सीधा लिख के आना है भाई इट इज अ परमानेंट डिफरेंस. तो उसका कुछ भी नहीं करना, तो आपके लिए तो ब्लेसिंग है वो. एग्जेम्प्ट इनकम जैसे एग्रीकल्चरल इनकम्स होती हैं. हाँ, एग्रीकल्चरल इनकम. पहले तो क्या डिविडेंड भी एग्जेम्प्ट हुआ करता था. हाँ, एक टाइम पे, अब नहीं होता. पहले एक टाइम पे डिविडेंड इनकम भी एग्जेम्प्ट इनकम पे आती थी. ठीक है, तो देयरफॉर आगे तो लिखो. अभी तो देयरफॉर पहले टाइमिंग डिफरेंस निकालो. टाइमिंग डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन का. अभी हम सिर्फ कौन सा पॉइंट डील कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन. तो कितना डिफरेंस है? 20 लाख का. तो 160 लाख माइनस 140 लाख. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये हमने क्या बोला था? ये रिवर्सल ऑफ व्हाट है? DTL. तो रिवर्सल ऑफ DTL इज इक्वल टू 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करते बताओ? 30% टैक्स रेट. बिल्कुल सही. तो ये आ गया 6 लाख. ठीक है. हाँ, यहां मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं आपके लिए, क्योंकि आप डर रहे थे कि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमको. ऑल्टरनेट अजम्पशन कैन बी टेकन. क्या आप लोगों के लिए लिख रहा हूं? ऑल्टरनेटिव अजम्पशन के हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड एज क्रिएशन ऑफ, क्या बोला था आपने स्टार्टिंग में मुझे? डेफर्ड टैक्स एसेट. ऑल्टरनेटिवली आप ये भी मान सकते हो कि भाई ये पहली बात आ रहा है डिफरेंस. सॉरी, क्या मतलब? तो क्योंकि
वो तो बैलेंस शीट में करते हैं, बैलेंस शीट में नेट करते हैं, लेकिन होता तो दोनों अलग अलग है ना भाई। डेफर्ड टैक्स एसेट किसी और चीजों की वजह से बना है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी किसी और चीजों के लिए बना है। अगर आप इसको नेट करके रखोगे तो बाद में कैसे पता लगेगा कौन सा डिफरेंस कहाँ रिवर्स हो रहा है, ये पता ही कैसे लगेगा आपको। ये खाली बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा ये, तो आप बोलोगे ठीक है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट में ज्यादा आ रहा है, तो आप बैलेंस शीट में बस डिटेल दिखा दोगे नेट करके 30 लाख करके। दिस इज ओनली फॉर बैलेंस शीट, याद रखना। बट वैसे आपका अलग भाई, जैसे आप बैलेंस शीट में क्या करते हो, अगर आपका पीपीई अलग होता है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अलग होता है, तो आप बैलेंस शीट में क्या करते हो, दोनों को नेट करके दिखाते हो ना बैलेंस शीट में। लेकिन रियलिस्टिकली पीपीई का अलग बैलेंस होता है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अलग बैलेंस होता है। सेम गोज विद डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट में आप दोनों को नेट करके दिखा देते हो, डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके दिखा देते हो। हाँ, लेकिन रियलिस्टिकली तो दोनों अलग है ना भाई, एक एसेट का बैलेंस है, एक लाइबिलिटी का बैलेंस है। तो रियलिस्टिकली मतलब एक्चुअली में तो दोनों का अलग बैलेंस चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ कि ना। तो एनीवे फर्स्ट पॉइंट डन हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंस disallowed in previous year but allowed in current year for income tax। तो यहां पे पहली बात टाइमिंग डिफरेंस कितना है, मतलब यहां तो कुछ ऐसा की जरूरत नहीं ना एक्सप्लेनेशन, यहां तो पता ही है। तो टाइमिंग डिफरेंस कितना है, 20 लाख, करेक्ट। तो इस पे क्या होगा, रिवर्सल ऑफ व्हाट, डीटीए। तो 20 लाख का 30%, ये भी 6 लाख आ रहा है क्या, ये भी 6 लाख आ रहा है। हो गया पॉइंट, मतलब इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं, वो तो समझा दिया मैंने। और थर्ड था डोनेशन। हाँ, इट इज अ परमानेंट डिफरेंस, hence no DTA oblique DTL will be created। बस खत्म, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एक काम आपको और करना है, चाहे वो आपको आंसर में दिखे चाहे वो आंसर में ना दिखे, बट इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक काम और करना है। सर किस तरह के क्वेश्चन में कह रहे हो, जिस तरह के क्वेश्चन में उसने आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था, भाई अब कुछ तो करना है ना, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है तो कुछ तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है इसका करने का। तो बेसिकली क्या आप इस ओपनिंग बैलेंस को यूज करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। तो मैं आपसे सिर्फ क्या कह रहा हूं, आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, समझ आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस, और बहुत आसान है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीए कौन सी डेट को, 31 मार्च 2020 को, और ऐसी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीएल अगेन यानी कि कौन सी डेट को, 31 मार्च 2020 को। तो कुछ मत करो, पहले ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, डीटीएल की कितनी थी, डीटीएल की ज्यादा थी ना, डीटीएल की 60 थी, डीटीए की 30 थी, तो ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। तो ये 30 लाख हो गया, ये 60 लाख हो गया। अब क्या क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ वो ले लो। पहला हमने बोला रिवर्सल ऑफ डीटीएल, मतलब डीटीएल हमने कम करा है,
तो ये क्या हो जाएगा, डीटीएल में से 6 लाख माइनस हो जाएगा। अगर आपने उल्टा लिया था, आपने दूसरी अजम्पशन के हिसाब से डीटीए माना था, तो फिर उस केस में उसमें डीटीए में प्लस हो जाएगा। समझा गया? हाँ, और सेकेंड में आपने क्या किया था, रिवर्सल ऑफ डीटीए करा था अगेन 6 लाख का, तो इसमें तो कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं, ये भी क्या करेगा, ये 6 लाख से आपका डीटीए कम कर देगा बस। तो कितना बैलेंस बच गया इसका, 24 लाख, और इसका बच गया आई थिंक सो 54 लाख। अब जब आप 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाओगे तो दोनों को नेट ऑफ करोगे आपस में। ठीक है यशस्विन, समझ आ गया? तो नेट करना है लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते वक्त। ठीक है, तो ये आपको किसी आंसर में हो सकता है करा हुआ दिखे, किसी में ना दिखे। वाईसीए की आदत है ना, कंसिस्टेंसी तो करते नहीं, बट मेरी एडवाइस है कि इसको आप कर लेना। ठीक है, चलूं? आसान था क्वेश्चन, ठीक था? लो मैट, फिगर्स बदल दो, बाकी सब सेम है। मैट ये तो खुद करना चाहिए आपको, करो करो खुद करो, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। सबसे पहले करंट टैक्स निकाला होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो आया वो टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी है, और करंट टैक्स ओके 2,50,000 की टैक्सेबल इनकम पे 20% का टैक्स रेट, ये आया 50,000।
ठीक है, तो मैट रेट निकलेगा बुक प्रॉफिट पे, तो बुक प्रॉफिट से आपके कितने के 7,50,000 के, और मैट रेट है 7.5%, तो ये कितना हो गया 56,250। तो हायर 56,250 है, तो यही आपका करंट टैक्स हो गया। तो करंट टैक्स है 56,250। फिर इधर कर देता हूँ डेफर्ड टैक्स के लिए, तो पहले टाइमिंग डिफरेंस निकल गया, राइट। अकाउंटिंग इनकम है 15 लाख की, माइनस टैक्सेबल इनकम लेनी है 2.5 लाख, 12.5 लाख। तो क्या निकला, डीटीए की डीटीएल? हाँ, डीटीएल है, सही। ठीक है, 12.5 लाख के टाइमिंग डिफरेंस पे कितना रेट लगाया बताओ? 20%, 2 लाख। हाँ, पूछ रहा है ना, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एसेट ऑब्लिक लाइबिलिटी, क्लियरली पूछ रहा है वो, है ना। तो समझ में आ गया डीटीएल क्यों है, क्योंकि सेम थिंग, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो आपको ऐसा सोचना है टैक्सेबल इनकम कम होने की वजह से टैक्स कम दिया जा रहा है, जबकि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स होना चाहिए था, तो इसलिए लाइबिलिटी बन गई आपकी। तो फाइनल टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया? करंट टैक्स 56,250 प्लस डेफर्ड टैक्स 2,50,000, तो ये आ गया 3,06,250। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर ये डीटीएल की जगह मानो डीटीए आता तो फिर टैक्स एक्सपेंस क्या निकलता? गलत। अगर डीटीए आता ना तो डीटीए इसमें माइनस होगा, नेगेटिव एक्सपेंस हो गया, वो एक तरह का इनकम हो गया, ठीक है, तो वो माइनस होता, क्योंकि आप तो टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स लेते हो और डेफर्ड टैक्स लेते हो, ठीक है। अगर डेफर्ड टैक्स माइनस में है क्योंकि वो एसेट है, तो आपको तो दोनों को आपस में प्लस माइनस करना है, तो अगर डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा तो टोटल टैक्स एक्सपेंस निकलने के लिए क्या होगा? माइनस होगा। ये कराया भी हुआ है मैंने एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ऐसे रट मत लेना कि हमेशा प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सेम मेरा कि भाई आईसीआई के सजेस्टेड आंसर की प्रेजेंटेशन पे ध्यान मत देना, फाइनल आंसर देख लेना। देखो, करंट टैक्स आ रहा है 56,250 और टोटल टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 306,250, ठीक है, और डेफर्ड टैक्स भी सही आ रहा है 2,50,000, मतलब तीनों फिगर्स ठीक है, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो कराया था उसी से लगभग मिलता जुलता, वही एक हाथ नए पॉइंट आ जाते हैं जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। यहां पे सारे 5 मार्कर क्वेश्चन है, देख लो, सब 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से। वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन बैलेंस शीट ऑफ डीप लिमिटेड एज ऑन 31/2020, ठीक है। अगेन देख लेना, आपका जो ईयर चल रहा है 2021 चल रहा है, तो ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2021, तो पहला तो देखो डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस है, बुक्स के हिसाब से है 70 लाख रुपीज, जबकि इनकम टैक्स के हिसाब से 42 लाख, तो यहां पे अगेन टाइमिंग डिफरेंस है, कितने रुपए का? कितने रुपए का है? हाँ सही, 28 लाख। फिर से वही चीज है, क्योंकि इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है? कम आ रहा है, 42 आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप यहां पे क्या मतलब मान सकते हो? या तो डीटीए मान लो, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम आपकी कम आ रही है, सॉरी ज्यादा आ रही है, नहीं कम आ रही है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ रही है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ रही है, अकाउंटिंग इनकम कम आ रही है, तो या तो आप डीटीए मान लो, या तो आप ये बोलो कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम आ रहा है, मतलब पहले ज्यादा आ चुका होगा, तो अब वो जो पहले ज्यादा आया उसका रिवर्सल हो रहा है, तो या तो आप क्या मान लो? रिवर्सल ऑफ डीटीएल, ठीक है। मैं जनरली बता देता हूं, आईसीआई अगर इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कम होता है ना, ये आप चाहे लिख लो, आप ये काम करो, अपने जहां पे भी लास्ट कॉन्सेप्ट लिखा है ना, इसमें एक बात आप लिख लो, आईसीआई क्या कर रहा है। नॉट सेइंग कि आईसीआई बिल्कुल 100% सही है या यही सही है, ये नहीं कह रहा, बट आपकी क्लैरिटी के लिए कह रहा हूं। अगर आईसीआई सिंपल मतलब है कि अगर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स
ज्यादा है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स के हिसाब से। अगर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, तो आईसीआई क्या बोलता है कि ये टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस, और अकॉर्डिंगली वो इस पे बना देता है डीटीएल। उस पे क्या बना देता है? टीटीएल बना देता है। समझ में आ रहा है? अगर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ज्यादा है और अकाउंट्स के हिसाब से कम है तो आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आ रही है, टैक्सेबल इनकम कम आ रही है। तो आज आपने टैक्स कम दिया है ये बोल के वो डीटीएल बना लेता है, बिकॉज वो कहता है क्योंकि शुरुआती सालों में जब भी एसेट खरीदते हैं तो शुरुआती सालों में डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन ज्यादा ही आता है। तो ये शुरुआती सालों का डेप्रिसिएशन है जिसकी वजह से ये ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है? हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में मानो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स आपके कम आ रहा है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट से, तो आईसीआई क्या बोलता है कि भाई ये क्या है? ये रिवर्सल ऑफ पुराना कोई टाइमिंग डिफरेंस था, अर्लियर टाइमिंग डिफरेंस, उसका रिवर्सल हो रहा है। तो वो डीटीए बनाने की जगह क्या बना देते हैं? हाँ, बेसिकली उसको रिवर्सल ऑफ डीटीएल मान लेते हैं। तो ये आप नोट्स में लिख लो, नोट डाल के लिख लो, क्योंकि आज तो समझ में आ गया ना। आप तो अब मई में एग्जाम देने वाले हो, आज से कई महीने बाद जब पढ़ोगे तब याद नहीं आएगी ये बात आपको। तो ये बात आप यहां पे नोट कर लो। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्रक्स लिख लिया ताकि बाद में अब कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, होपफुली लिख लिया होगा आपने, वापस आ जाओ। तो अब यहां पे आईसीआई के हिसाब से हम क्या करेंगे? बिकॉज डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कम आ रहा है तो आप क्या मान लोगे? रिवर्सल ऑफ डीटीएल। चलो और पढ़ते हैं आगे, और क्या है? ये भी रिपीट पॉइंट है, देखो। एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन 1920 अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 2021 14 लाख। तो इसमें आप डिस्कस तो नहीं करूं कि रिवर्सल ऑफ क्या है? डीटीए। पहले आपने एक्सपेंस अलाउ नहीं करा था तो हमारा टैक्स ज्यादा बन रहा था, अब वो अलाउ हो रहा है तो अब हमारा टैक्स कम हो जा रहा है, तो रिवर्सल ऑफ डीटीए है। ये दोनों पॉइंट्स नए हैं, थर्ड एंड फोर्थ, जिसकी वजह से क्वेश्चन मैंने पिकअप करा है। थर्ड कह रहा है शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द ईयर 2021 1/10 ऑफ ₹70 lakhs incurred in 1920। क्या समझ में आया? वो कह रहा है कि आपने 70 लाख रुपए का शेयर इशू एक्सपेंस करा था, इसको ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। मेरी भी बात समझो, मैं कह रहा हूं खर्चा कितने का करा था? 70 लाख का एक्सपेंस करा था 1920 में, लेकिन सेक्शन 35D। अच्छा, अकाउंट्स में क्या करते हो? आपने सीखा हुआ है, अकाउंट्स में आप क्या करते हो? जिस साल खर्चा होता है पूरा खर्चा उसी साल आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो हुआ क्या होगा फटाफट से बताओ? 1920 की बात करें, पिछले साल की। तो पिछले साल क्या हुआ होगा? पिछले साल आपने अकाउंट्स में तो पूरा 70 लाख का एक्सपेंस क्लेम कर लिया होगा या दिखा दिया होगा अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स में क्या हुआ? इनकम टैक्स का सेक्शन है 35D, वो कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ना आपको 10 साल में इक्वली एसएलएम बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना होता है, या जो भी है। हाँ, तो हुआ क्या? इनकम टैक्स वालों ने पूरा 70 लाख अलाउ नहीं करा, वो तो कितना अलाउ कर रहे हैं? 70 का 1/10 कर रहे हैं, मतलब 10 सालों तक हर साल आप 7 लाख 7 लाख 7 लाख करो। तो बताओ 19-20 में जिस साल खर्चा हुआ था उस साल क्या हुआ? उस साल ये टाइमिंग डिफरेंस पहली बार आया, टाइमिंग डिफरेंस फर्स्ट टाइम आया, और इस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से क्या आया होगा बताओ पिक्चर में? डीटीए की डीटीएल? सही कह रहे हो, डीटीए। मैंने तो पूछा आपसे, मैं आपका जवाब का वेट करो। मैंने क्या कंफ्यूज करा बताओ? कौन कह सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूं? मैं तो पूछ रहा हूं, बताओ क्या आएगा? डीटीए आएगा कि डीटीएल आएगा? डीटीए आएगा। रीजन बताओ।
क्योंकि अकाउंटिंग इनकम कम होगी, ज्यादा खर्चा है, लेकिन टैक्स में खर्चा कम है तो टैक्स में इनकम ज्यादा आ रही है। तो टैक्स में इनकम ज्यादा आने की वजह से आज आप टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो, तो इस वजह से क्या था ये डीटीए। अब 1920 के बाद अगला साल क्या स्टार्ट हुआ 2021। अब 2021 ऑनवर्ड्स कहूंगा मैं तो अब क्या होगा, ये जो डिफरेंस है बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 63 लाख का है, ये रिवर्स होना शुरू होगा। हर साल ये रिवर्स होगा, 7 लाख 7 लाख 7 लाख करते करते 9 सालों तक, रिमेनिंग 9 इयर्स में 7 लाख करके 7 इंटू 9 63 लाख अब आपका रिवर्स होना शुरू होगा। तो अब ये क्या हो रहा है, ये पुराना रिवर्सल हो रहा है टाइमिंग डिफरेंस का, हर साल कितना कितना 7 लाख रुपए। वो लॉसेस था, वो था कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ये कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं है। हाँ ये तो एक एक्सपेंस क्लेम करने की बात हो रही है, वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए था 8 इयर्स का, समझा क्या। तो अब क्या होगा 2021 ऑनवर्ड्स अब आपका ये डिफरेंस रिवर्स होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आपने डीटीए बनाया था, अब इसका क्या होगा, अब हर साल रिवर्सल ऑफ डीटीए होगा। ठीक है, खैर आप तो खाली 20-21 की बात कर रहे हो, आपको तो 20-21 के लिए बात करनी है, बट आपको समझाने के लिए 2021 ऑनवर्ड्स हम 9 सालों तक ये डिफरेंस आपका रिवर्स होता रहेगा, तो आपका डीटीए का क्या आता रहेगा, रिवर्सल आता रहेगा। समझ में आ गया पहला पॉइंट क्लियर, मतलब ये थर्ड वाला पॉइंट कोई दिक्कत है इसके अंदर, क्लियर हो रहा है। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक साथ इसका आंसर तो कर ही लेंगे। फोर्थ पॉइंट, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी वर मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 140 लाख रुपीज। आपने 140 लाख का रिपेयर का खर्चा करा and was spread over the period 2021 and 21-22 equally in the books। तो खर्चा कब करा आपने 2021 में करा, मतलब इसी साल करा है, जो करंट ईयर हमारा चल रहा है उसी साल आपने 140 लाख का खर्चा करा, बट आपने बोला अरे बाप रे इतना बड़ा खर्चा है, हालांकि वैसे एएस अलाउ नहीं करता ये, हालांकि एएस ये अलाउ नहीं करता, बट कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन कह रहा है तो मान लेंगे। हमने बोला कि इतना मोटा खर्चा है तो एक काम करते हैं, पूरा खर्चा एक साल में लेने की जगह इस खर्चे को हम इक्वली 2 साल में ले लेते हैं। कितना कितना ले लोगे 70 लाख 70 लाख। हाँ लेकिन इनकम टैक्स में क्या हुआ, इंटायर एक्सपेंडिचर वॉज अलाउड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ये तो आपने अकाउंट्स में करा, ये तो अकाउंट्स में हुआ, इनकम टैक्स में क्या हुआ, पूरा 140 लाख का खर्चा अलाउ हो गया। तो बताओ 20-21 में टाइमिंग डिफरेंस आया, इनफैक्ट यहां पे भी टाइमिंग डिफरेंस आएगा 70 लाख का, दोनों सालों में आएगा, दोनों सालों में आएगा। तो यहां क्या होगा, हाँ नहीं 20-21 में रिवर्सल तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 20-21 में तो पहली बार आ रहा है डिफरेंस। रिवर्सल कब होता है, जब पुराना डिफरेंस रिवर्स हो रहा होता है, लेकिन यहां तो पुराना डिफरेंस नहीं है ना, हमारा तो ईयर क्या चल रहा है 20-21, तो 20-21 में तो ओरिजिनेट कर रहा है डिफरेंस। तो अब फिर से बताओ, डिफरेंस तो आया बट ये डीटीए में कन्वर्ट होगा कि डीटीएल में, हाँ तो फिर से सोचो, अकाउंट्स में इनकम क्या है, खर्चा कम है, खर्चा कम है तो इनकम ज्यादा होगी, जबकि इनकम टैक्स में खर्चा ज्यादा है तो इनकम कम है। अरे तो मेरा काम है ना समझाऊं, आप थोड़ी, आप अकेले थोड़ी ना हो, और 10 बच्चे भी तो हैं, बाद में बोलेंगे सर कैसे आपने बताया ही नहीं था। ठीक है, तो अकाउंटिंग में इनकम ज्यादा आ रही है, इनकम टैक्स में इनकम कम आ रही है, तो आज आपने टैक्स कम दिया है, जिसकी वजह से क्या आ गया डीटीएल। अब फ्यूचर ईयर में बेसिकली अगले साल में इसी का क्या हो जाएगा, रिवर्सल। हालांकि हम बात तो कर नहीं रहे इस साल की, ये तो खाली बता दिया, हमें तो मतलब किससे है, सिर्फ 20-21 से। तो 20-21 में आप क्या बोलोगे, क्या बनेगा यहां पे, डीटीएल बनेगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बता दो फटाफट। पीछे ही पड़ गए हो शशांक भाई के। मतलब हमारे सीक्वेंस में 3rd क्वेश्चन है तो 3 लिख रहा हूं, सोल्यूशन 3।
तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिफरेंसेस कितने थे यहाँ पे? अरे बाप रे, यहाँ तो 4 थे। चलो 4 डिफरेंसेस। तो फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस इन डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो क्या अज्यूम्शन ले रहे हैं हम लोग? इट इज अज्यूम्ड दैट डिफरेंस on account of depreciation is a reversal of earlier timing difference। तो hence हम क्या कह रहे थे यहां पे? रिवर्सल ऑफ DTL। सीधा कर लूं, डायरेक्ट सॉल्व कर लूं? तो डिफरेंस कितने का था? 28 लाख का था। दैट इज 70 lakhs माइनस 42 lakhs। इतने का डिफरेंस था। यह आ गया 28 लाख का टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये पुराने साल का रिवर्सल हो रहा है। अकॉर्डिंगली इस पे टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट उसने नीचे बताया था 40% का, तो इसका 40% निकाल के बताना कितना आ रहा है ये? 11.2 lakhs। तो ये हो गया रिवर्सल ऑफ DTL। सही है भाई? कोई पॉइंट में दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया? इसलिए पहले हमने डिस्कस कर लिए सारे पॉइंट। अब एक्सपेंस डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर। हालांकि इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब कुछ और ही होता है। एंड अलाउड, हाँ, प्रीवियस ईयर ही करंट ईयर होता है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? हाँ, अगला साल, बेसिकली प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर। हाँ, 25-26। चलो, एक्सपेंस डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर बट अलाउड इन करंट ईयर। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये तो हमें पता ही है, रिवर्सल ऑफ DTL है ना? तो कितना डिफरेंस था? 14 लाख का। 14 लाख का खर्चा था, 14 लाख का डिफरेंस था, मल्टीप्लाइड बाय 40%। ये आ रहा है कितना? 5.6 lakhs। थर्ड पॉइंट, रिलेटिंग टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। हालांकि उसने बोला था शेयर इशू एक्सपेंस। इट इज अ रिवर्सल ऑफ, फिर वही चीज है, प्रीवियस ईयर डिफरेंस। इट इज अ रिवर्सल ऑफ प्रीवियस ईयर डिफरेंस। तो यहां पे हमने बताओ क्या बोला था? रिवर्सल ऑफ व्हाट? यहां पे क्या बोला था? रिवर्सल ऑफ DTA। ठीक है ना? क्योंकि खर्चा थोड़ा थोड़ा करके अलाउ हो रहा है। तो इट वॉज रिवर्सल ऑफ DTA। कितना? 70 lakhs का खर्चा था, इसका 1/10 हर साल रिवर्स हो रहा है। ये रिवर्सल का अमाउंट हो गया और इस पे 40% का टैक्स रेट लगा लो। तो 7 लाख, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 40%, दैट इज 2.8 lakhs। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था रिलेटिंग टू रिपेयर एक्सपेंस incurred in current year। It is an originating timing difference। समझ गए? ओरिजिनेटिंग का मतलब कि करंट ईयर में ओरिजिनेट हो रहा है डिफरेंस, क्योंकि करंट ईयर में तो एक्सपेंस हुआ। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा?
क्रिएशन ऑफ डीटीएल, मतलब हमें बेसिकली डीटीएल बनाना पड़ेगा। सॉरी, कितने का? तो डिफरेंस कितने का था? 70 lakhs का था। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 140 lakhs का करंट ईयर का खर्चा है अकाउंट्स में, सॉरी आपके इनकम टैक्स में, जबकि अकाउंट्स में कितना है? 70 lakhs। ये डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इस डिफरेंस पे 40% का टैक्स रेट। तो ये भी सेम आ रहा है क्या? नहीं, अच्छा ये 28 आ रहा है, ठीक है 28 लाख, ये 28 लाख आ रहा है, सही है? राइट, बिल्कुल वही आ रहा था, उसी पे आ रहा था। तो अब बस लास्ट काम क्या रह गया? तो आसान है, यहां तक अगर कर लिया फिर तो क्लोजिंग बैलेंस में कुछ नहीं, प्लस माइनस ही करना है। तो अब आपको क्लोजिंग बैलेंसेस बस कैलकुलेटेड कर दें, कौन से साल, मतलब कौन सी डेट को? एज ऑन 21, हाँ ये मतलब 21 हो गया, 31 मार्च 2021। डीटीए, टीटीएल। तो ओपनिंग बैलेंसेस कितने कितने थे? यहां पे दिए थे। तो डीटीए का 14 लाख था, डीटीएल का 28 लाख था, 14 lakhs एंड 28 lakhs। अब बस चेक करते रहो कहां रिवर्सल हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। तो पहले पॉइंट में हमने अजम्पशन के हिसाब से क्या करा है? डीटीएल रिवर्स करा है। तो डीटीएल रिवर्स 11.2 lakhs, तो यहां से 11.2 lakhs माइनस, फिर सेकंड पॉइंट में क्या करा है? अमाउंट भी बताओ ना फिर। अच्छा रिवर्सल था, ये रिवर्सल है। और तीसरे पॉइंट में डीटीएल बना है। थर्ड पॉइंट में डीटीए का रिवर्सल है 2.8 लाख प्लस 28 लाख। रिवर्सल ऑफ डीटीएल है, ये रहा रिवर्सल ऑफ डीटीएल। माइनस ही तो किया, आपने प्लस कर दिया। 14 माइनस 5.6 माइनस 2.8, ये 5.6 लाख बच रहा है। $44.8। ठीक है, तो बस ये करके दिखा देना, कोई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली कुछ सेकंड का काम है, मिनट का भी नहीं है, प्लस माइनस करना है बस। तो एनी प्रॉब्लम? चलूं, मुझे क्यों लगता है लास्ट ही क्वेश्चन बचा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं, 2 है। हालांकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपका बिल्कुल आई थिंक सो स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है अगेन, बट वो हाल ही के एग्जाम में आया था तो मैंने डाल दिया। अरे न्यू सिलेबस में आया ना, इसलिए डाल दिया न्यू सिलेबस में। चलो, क्या है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोहित लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसमें एक नया पॉइंट है जिसकी वजह से डाला हुआ है। वो कह रहे डेप्रीसिएशन एज पर अकाउंट है आपका 56 एंड डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स है 38,000। अब डेप्रीसिएशन डज नॉट इंक्लूड डेप्रीसिएशन ऑन न्यू एडिशन, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में देखोगे तो हमने एक नई मशीन या नया एसेट खरीदा है। तो पहले इसकी बात करो, क्या लोगे बताओ यहां पे? अब तो बताओ, 2 बार कर लिया हमने ऑलरेडी, तीसरी बार कर रहे हैं।
इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम आ रहा है तो क्या लोगे इसको? रिवर्सल ऑफ, मैं देखो मैं नहीं कर रहा कंफ्यूज, कहीं बोलो भी मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। फिर से वही है ना, इनकम टैक्स में कम आ रहा है डेप्रिसिएशन, तो क्या बोलोगे? रिवर्सल ऑफ डीटीएल। पिछले दोनों क्वेश्चन में यही तो किया है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया रिवर्सल ऑफ डीटीएल। फिर कह रहा है न्यू मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 कॉस्टिंग 24,000। ये करंट ईयर में आ रहा है। हमारा जो करंट ईयर है, हमने स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को ही पहले दिन ही 24,000 की एक न्यू मशीन खरीदी है, ऑन विच 100% डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द फर्स्ट ईयर फॉर इनकम टैक्स पर्पस, whereas straight line method of depreciation is considered appropriate for accounting purpose. Estimated life आपकी है 4 years। क्या बोल गया? पहली बात क्या यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है? आ रहा है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग है, और ये टाइमिंग डिफरेंस इस केस में न्यू मशीन के लिए क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है, क्योंकि इसी साल तो खरीदी हमने, पिछले साल का नहीं ना, इस साल ही खरीदी हमने। अब सिंपल है, एक्चुअली सिंपल है। इनकम टैक्स में कितनी डेप्रिसिएशन ले रहे हो? पूरी 100%, यस, दैट इज 24। जबकि अकाउंट्स में क्या कर रहे हो आप? SLM लगा रहे हो, कितनी लाइफ है? 4 years, 6,000। तो अब यहाँ पे बस सवाल वही है, क्या राइज हो रहा है यहाँ पे? इनकम टैक्स में ज्यादा है, अकाउंट्स में कम है। हाँ, क्या बोला? हाँ, DTL। वेरी गुड, चलो एक स्टूडेंट तो सीख गया एटलीस्ट। मैं जो सिखाना चाह रहा था, एटलीस्ट आप नहीं, वो खुश हो रहे हो। एक स्टूडेंट सीख गया एटलीस्ट, जो मैं सिखाना चाह रहा था बिल्कुल सही। अकाउंट्स में इनकम ज्यादा आ रही है, इनकम टैक्स में आज इनकम कम आ रही है, तो आज आप टैक्स कम दे रहे हो, तो इसलिए लाइबिलिटी आ गई, फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये DTL क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट में, और ऊपर वाले पॉइंट में रिवर्सल हो रहा है DTL का, पुराना डिफरेंस है क्योंकि। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,28,000 बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्या ऐसा ही एग्जांपल नहीं कराया था मैंने जो स्टार्टिंग में पहला एग्जांपल कराया था, मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया था। हाँ, क्या? अच्छा, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट 15,000 रुपए नॉट अलाउड, ये तो बोल ही दिया, परमानेंट, तो इसका तो कुछ नहीं करना। टैक्स का रेट है 40%। वहां से मांग क्या रहा है? वो कह रहा है प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑफ अबव आइटम्स ऑन डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी, जो भी है। तो पहले इफेक्ट डिस्कस कर लो। और मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं कराया था स्टार्टिंग में, वही मांग रहा है आपसे वो 1 साल का, बस मैंने तो 4 साल का बनवाया था। ये देखो, ये वाला मैंने आपको ये स्टेटमेंट नहीं बनवाई थी, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से P&L, मतलब ये वाला काम आपको करके दिखाना है सिर्फ 1 साल का। चलो, तो पहले इफेक्ट बताओ। सॉल्यूशन 4 है ना? तो फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग ऑन एडिशनल मशीन, वो अलग पॉइंट है क्योंकि, तो अब बार सीधा लिख लूं रिवर्सल ऑफ DTL, है ना? पूरी कहानी ना लिखूं। वेरी गुड, रिवर्सल ऑफ DTL। तो कितना डिफरेंस है? 56 माइनस 38, 18। और टैक्स रेट कितना बताया था? 40%। निकाल लो फटाफट, 18,000 का 40%, 7.2 लाख क्यों लिख दिया? चलो 100 70 to 100। फिर एडिशनल
मशीन परचेस्ड, इस पे हमने क्या बोला था, चलो इसमें हम ऐसे निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है पूरी 100%, दैट इज 24 थी ना, हाँ 24, और इस पे डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स है 100 डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहे हो? हो गया। तो हमने क्या बोला था, यहां क्या बन रहा है, TTL, तो 24 यस मल्टीप्लाइड बाय 40, ये भी डिफरेंस वही आ रहा है, 18 ही आ रहा है। चल ही रहा है सही। थर्ड, बस और कोई पॉइंट था ही नहीं, डोनेशन था, एक डोनेशन वाला था ना, हाँ लिख लेते हैं, इट इज अ, हाँ वो तो हमें स्टेटमेंट बनानी ना अभी, उसके लिए काम आएगा वो, तो नीचे फाइनल आंसर करेंगे हम, स्टेटमेंट बना लेंगे, इट इज अ परमानेंट डिफरेंस। वो सेक्शन 80 सीरीज जो होती है ना, चैप्टर 6 की डिडक्शंस होती हैं, वहां पे अलाउ होती है, लेकिन टैक्सेबल उसमें नहीं होती बिजनेसेस के केस में। वो भी कुछ कुछ डोनेशंस होती है, वहां भी अलग चक्कर है, 80G एक सेक्शन होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी वाला सेक्शन होता है, वो अलग अलग चक्कर होते हैं। इट इज अ परमानेंट डिफरेंस, हेंस नो deferred tax asset oblique liability to be created. सही है। तो फाइनली बताओ, ये वर्किंग नोट समझ लें अगर इसको, वर्किंग नोट नंबर 4, और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो नहीं है, हो गए सारे, हो गए सारे हो गए। तो फाइनली हमें देखो, आपको P&L की या जो भी इनकम की स्टेटमेंट बनानी है, उसमें आपको टैक्स एक्सपेंस लेना है, एक करंट टैक्स लेना है, एक डेफर्ड टैक्स लेना है। तो अल्टीमेटली मुझे तो बस दोनों चीजें कैलकुलेट करके बता दो। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, ताकि बाद में तो मैं तो सीधा स्टेटमेंट में पुट कर दूंगा ना फिगर्स को। चलो, तो करंट टैक्स के लिए आपको चाहिए होता है टैक्सेबल इनकम, बिल्कुल जो मेरा एग्जांपल था वैसे ही है, याद है मैंने टैक्सेबल इनकम निकलवाई थी, फिर उस पर करंट टैक्स निकलवाया था। तो सबसे पहले उसने दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, ये दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, जो आप बोल रहे थे वो कितना है, वो 1,28,000। अब करंट टैक्स के लिए मुझे करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम निकालनी है, तो इसमें से क्या माइनस कर लेंगे, पहले डेप्रीसिएशन माइनस कर लें, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। बताओ, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स, तो एक तो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन ये रही, पुराने एसेट्स पे 38,000, ये हो गई 38 प्लस, और बताओ एक और डेप्रीसिएशन थी, हाँ जो नया आपने नई मशीन खरीदी थी उस पे पूरा 24,000 का डेप्रीसिएशन अलाउ हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये 62। और बताओ क्या होगा, क्या मैं टैक्सेबल इनकम निकालना चाह रहा हूं, टैक्स क्यों माइनस होगा टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए मतलब आपको टैक्सेबल इनकम निकाल के उस पर टैक्स निकालना है। क्यों, डोनेशन ऐड बैक नहीं करोगे, PGBP नहीं पढ़ा, डोनेशन डिसअलाउड, भाई उसने प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दिया था,
मतलब डोनेशन तो माइनस हो रखी थी, डोनेशन के बाद ही दिया होगा ना उसने, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया था, बट इनकम टैक्स वाले तो डोनेशन का खर्चा मान ही नहीं रहे, तो आपको वो खर्चा ऐड बैक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स में पीजीबीपी में यही करना पड़ता है आपको, खर्चा अलाउड, खर्चा डिसअलाउड, यही सब बकवास काम करने पड़ते हैं आपको। चलो कितना था डोनेशन, 15। तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी जिस पे आप टैक्स दोगे, कितनी आ रही है? 81। तो देयरफॉर करंट टैक्स कितना हो गया इसका? 40%। कितना? 32,400। तो डोनेशन वाला समझ में आया पॉइंट, क्यों मैंने ऐड करा? ये तो नहीं बोल रहे सर ये तो परमानेंट डिफरेंस है, फिर आप क्यों इसको काम कर रहे हो, इसको एडजस्ट क्यों कर रहे हो? ये मैं निकाल रहा हूं टैक्सेबल इनकम। वो परमानेंट डिफरेंस में बोला था उसका कोई डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा, बट टैक्सेबल इनकम निकालनी तो पड़ेगी ना। इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, लाओ अपनी किताबें लाओ, वो कहेंगे देखो तुमने 1,28,000 की इनकम ली है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसमें से हम इतना डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं, लेकिन तुमने डोनेशन माइनस कर रखी है, तुमने डोनेशन क्लेम कर रखा है, हम नहीं अलाउ करेंगे वो, तो उसको वापस ऐड करो। ठीक है, तो करंट टैक्स कितना हो गया? 32,400। और फाइनली डेफर्ड टैक्स, चलो कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो बस लेना है आपको, एक जगह डीटीएल का रिवर्सल हो रहा है और एक जगह डीटीएल बन रहा है। तो देखो जहां लाइबिलिटी बन रही है वहां आपका खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन डीटीएल, जो एडिशनल मशीनरी आपने खरीदी थी उसकी वजह से आपका क्या हो रहा था, डीटीएल बढ़ रहा था। कितने से बढ़ रहा था? पॉइंट नंबर या जो भी है वर्किंग नंबर 2 पे देख लेना, 7,200। तो ये खर्चा आपका बढ़ गया। और मजे की बात है, एक पुराना ही सेम अमाउंट का डीटीएल रिवर्स हो रहा है। पर मुझे लग रहा है कि वैसे मैथमेटिक्स में कोई वो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? डेफर्ड टैक्स? हाँ, क्योंकि इत्तेफाक से दोनों के अमाउंट सेम है। जीरो टैक्स पे भी ला सकता है आपको वापस, जीरो टैक्स क्योंकि इसमें डीटीएल तो है, मैं पहले भी सोच रहा था मतलब नहीं, बट इत्तेफाक है भाई, वो इत्तेफाक है। अगर दोनों के अमाउंट में डिफरेंस होता तो कुछ तो आता। इत्तेफाक से दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है। वो सर ये प्रूव कर रहा था कि लोग कुछ कर भी सकते हैं ऐसे एडजस्टमेंट जिससे नेट ऑफ, हाँ नेट ऑफ हो रहा है, आपस में वो कंपनसेट हो रहा है। ठीक है, बट ऐसा रट मत लेना हमेशा ऐसे होगा, कभी नहीं हुआ। ठीक है, रट मत लेना। मतलब ये इत्तेफाक से 7200 का ही डीटीएल बन रहा है और 7200 का ही डीटीएल खत्म भी हो रहा है, तो इत्तेफाक से वो जीरो है। मतलब अगर अमाउंट में थोड़ा भी इधर उधर ऊपर नीचे होता तो फिर कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता आपका। ठीक है, तो अब फाइनली नाउ यू कैन मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जैसे हमने बनाया था, जो भी उसने बोला था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स कितना था, ये ऊपर ही लिया था हमने 1,28। अब बताओ इसमें सबसे पहले क्या माइनस करोगे? लेस डेप्रीसिएशन। कौन सी वाली है? एज पर अकाउंट्स। फिर से बताओ, पुराने वाले में तो 32 है, जो भी 38 है, 38 नहीं, 38 नहीं है, सॉरी 56 है, अकाउंटिंग में 56 है। और भी तो एक और है, नई मशीन पे कितनी थी? 6 थी, याद आ गया? वो ये है अकाउंट्स वाली 6,000, नई वाली मशीन पे 6,000। तो टोटल कितनी हो गई? 62। माइनस करो, कितना आ रहा है ये? 66। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस के कितने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स, एक आता है करंट टैक्स, एक आता है डेफर्ड टैक्स। तो करंट टैक्स कितना निकाला था हमने, ये रहा 32,400, और डेफर्ड टैक्स 0 था। तो टोटल टैक्स ही आपका 32,400 का आ गया। तो बस अब आपका जो बच गया वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना, 33,600। ये मांगा था उसने। हाँ हाँ, पीएनएल है बेसिकली, पीएनएल अकाउंट में जैसे दिखेगा वो है। चले, तो नेक्स्ट पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ हाँ, 2 क्वेश्चन है। मैंने बोला था, मैंने गिनती नहीं करी। तो पढ़ो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन बैलेंस शीट ऑफ सिद्धि लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। तो फिर वही चीज है, डीटीएल डीटीए के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। फिर 22-23 में क्या ट्रांजैक्शन हुई। अब डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है अकाउंटिंग और इनकम टैक्स में। अब ध्यान से देखो क्या यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट है। आपके इनकम टैक्स में ज्यादा है, हाँ समझ आई बात, यस। तो यहां पे क्या है कि भाई क्योंकि अभी इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है तो हम मानेंगे कि ये डेप्रिसिएशन का डिफरेंस तो ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, डीटीएल क्रिएट करोगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी अकाउंटेड इन बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस बट पेड ऑन 30 जून 2023। इस पॉइंट पे 2 स्टार मार्क करो। क्या होगा इसका, सर ये इंटरेस्ट है प्रीवियस ईयर का, पर हमने अगले साल में पैसे दिए हैं। हाँ, तो 31 मार्च 2023 को मेरा ईयर एंड हो रहा है, राइट। हमने पीएनएल में तो एक्रूअल बेसिस पे 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इनकम टैक्स का, हाँ थोड़ा सा उसका यूज आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स में आपका एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है सेक्शन 43B। सेक्शन 43B ने कुछ खर्चे बता रखे हैं, कुछ एक्सपेंस बता रखे हैं। वो कहता है ये एक्सपेंस हम तभी अलाउ करेंगे जब वो आप पे कर दोगे बाय इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट। अगर इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक आपने पे कर दिया तो ही हम अलाउ करेंगे, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा है वो बताओ कंपनीज का इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो छोड़ दो, मुझे ईयर डेट बताओ, मुझे 6 महीने में नहीं मत बताओ। सितंबर, गलत, 31 अक्टूबर होता है, 31 अक्टूबर होता है, ठीक है ना। और नॉन कंपनीज के लिए 31 जुलाई होता है, 31 जुलाई होता है। इस बार एक्सटेंड हुई थी वो, यस ठीक है। तो पॉइंट ये है, जो मेरा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को, ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है, ध्यान से सुन लो। 31 मार्च 2023 को ईयर खत्म हो रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी कंपनी की, 31 अक्टूबर 2023।
तो 43B में जो एक्सपेंस होता है उसमें से एक एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अमंग मेनी थिंग्स। तो पॉइंट ये कि इंटरेस्ट का खर्चा अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक पे कर दिया तो ही अलाउ होगा, वरना आपको अलाउ नहीं होगा। तो बताओ कंपनी को कौन सी डेट तक पे कर देना चाहिए? 31 अक्टूबर 2023। अब एक्चुअल में कब पे करा है? 30 जून 2023। तो आप बताओ क्या ये अलाउ हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या ये अलाउ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपने तो ड्यू डेट से बहुत पहले पे कर दिया, आपको 31 अक्टूबर तक पे करना था, आपने तो 30 जून को ही पे कर दिया। तो दिस एक्सपेंस विल बी अलाउड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली पीएनएल में भी 6 लाख अलाउ हुए और इनकम टैक्स में भी 6 लाख अलाउ हो गए। तो बताओ क्या कोई टाइमिंग डिफरेंस है भी? भाई सेम ईयर में दोनों खर्चे दोनों जगह ही मतलब अलाउ हो गए, तो क्या कोई टाइमिंग डिफरेंस है? द आंसर इज नो, देयर इज नो टाइमिंग डिफरेंस। तो यहां पे कोई टाइमिंग डिफरेंस आ ही नहीं रहा भाई, सेम ही खर्चा पीएनएल में भी आ रहा है, सेम ही खर्चा हम इनकम टैक्स में भी ले रहे हैं, तो नो डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो अच्छा पॉइंट था ये, डोंट वरी। जिन्होंने इनकम टैक्स ना पढ़ा हो टेंशन मत लेना, ग्रुप 1 में ही पढ़ना है, वो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल पढ़ ही लोगे, तो तब तो लिंक हो ही जाएगा। ठीक है, बट मैंने आपको क्रक्स बता दिया। समझ में आ गया आपको? पॉइंट समझ में आ गया? आगे चलूं। 4th अब रिपीट पॉइंट होगा, ये तो अब आप बता ही दोगे। 4th और 5th रिपीट पॉइंट है, मतलब मेन ये वाले पॉइंट की वजह से क्वेश्चन पिक है। आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 21-22 इस साल अलाउ हुआ है, तो ये रिवर्सल ऑफ क्या है? डीटीए। दिस इज रिवर्सल ऑफ डीटीए। फिर 5th डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, परमानेंट डिफरेंस है, इसका कुछ नहीं करना, बाकी काम खत्म हो गया। टैक्स रेट आपका 15% है एंड देयर वाज नो एडिशन। मतलब पॉइंट इसमें ये पहले 3 ही थे जो करने वाले थे। पहले 2 पॉइंट क्यों अलग थे? क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा था, तो यहाँ हमने बोला था यहाँ टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है अभी नया नया पहली बार, तो यहाँ पे हमें रिवर्स नहीं करना कोई पुराना डिफरेंस, यहाँ हमें नया क्रिएट करना है। तो पहले पॉइंट में डीटीएल क्रिएट होगा। तीसरा पॉइंट जो था ये 3rd वाला, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो कोई टाइमिंग डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई डेफर्ड टैक्स आएगा नहीं। और 4th और 5th तो पता ही है आपको, ये तो बार बार आ चुके हैं। तो मैं यहीं से दिखा दूं क्या इसका? ठीक है, आपको चेक करा देंगे। बाकी देखो ये प्लस माइनस करके जो मैं आपको करा रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने ऊपर ही कर लिया और बाकी सारी चीजें वर्किंग नोट में दिखाई है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में जो डेप्रिसिएशन है, देखो ये चाहे तो छोड़ दो, ये कॉलम को इग्नोर मार लो, ये तो जो मैंने आपको बताया, हाँ मतलब वो बता रहा है कि भाई कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ रिवर्सल हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, व्हाटएवर। तो पहला था डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, अब इस पे फोकस करो, यही बोला हमने, डीटीएल क्रिएट करना है। अब डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो विद टैक्स रेट, 15% बोला है क्या टैक्स रेट? ओके ओके, अच्छा 15% है, ठीक है। डिफरेंस को 15% के टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया। सेकेंड था इंटरेस्ट वाला, ये मैंने वैसे काट दिया बट हमने भी यही बोला, नो टाइमिंग डिफरेंस। उन्होंने हालांकि रीजन नहीं लिखा, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने मान लिया कि बच्चे ने ग्रुप 1 में इनकम टैक्स पढ़ाई होगा तो उसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 43B है, वो अब इनकम टैक्स के टीचर आपको बेहतर पढ़ाएंगे, मुझसे बेटर ही पढ़ाएंगे। बट पॉइंट ये, क्योंकि ये खर्चा बाय इनकम टैक्स ड्यू डेट तक पे हो गया, आप यहां चाहे लिख लो, ये अलाउड है सिंस इंटरेस्ट वॉज पेड right before due date of income tax return। ठीक है ना, वो भी मतलब सेक्शन भी होता है 139(1), वो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे। 43B सेक्शन ऐसा बोलता है कि अगर आपने रिटर्न की ड्यू डेट तक ये एक्सपेंस पे कर दिया तो वो अलाउ हो जाएगा आपको। तो क्योंकि हमने पे कर दिया ड्यू डेट से पहले तो अब ये अलाउ हो जाएगा, तो हेंस देयर इज नो टाइमिंग डिफरेंस। खर्चा यहां पे भी अलाउड है और पीएनएल में भी ले रखा है, तो कोई डिफरेंस आया नहीं। ठीक है, और बाकी डी और ई तो वही है, डिसअलाउंस वाले में हमने कराई हुआ है, ये रिवर्सल ऑफ डीटीए है, डिफरेंस को वही टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और डोनेशन आपका परमानेंट डिफरेंस हो गया, तो इस पे देयर इज नो डेफर्ड टैक्स, खत्म।
तो एक जगह क्या हो रहा है, डीटीएल बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, एक जगह डीटीए कम हो रहा है, तो इसलिए देखो डीटीए प्लस हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस में प्लस कर दिया, और जो कम हो रहा है डीटीए आपका रिवर्स हो रहा है वो डीटीए में से माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब है फाइनली लास्ट क्वेश्चन। ये आपका ऑलमोस्ट मतलब स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, बिल्कुल पहला जो मैंने आपको स्टडी मैट का क्वेश्चन कराया था वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ये वो क्वेश्चन है। और देखो 2024 सितंबर में आया था 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है देखो, डेल्टा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दोज आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years. It recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method. कुछ याद आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला ही इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, स्टडी मैट में देख लेना। तो हम पीएनएल में अपने परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाते हैं, तो उसके हिसाब से हमने 21, 22 और 23 में कितना कितना रेवेन्यू दिखाया, 34, 50 और 65। हाउएवर फॉर इनकम टैक्स पर्पस इट हैज अडॉप्टेड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, जिसकी वजह से हमने इन्हीं 3 सालों में कितना कितना रेवेन्यू दिखाया, 30 लाख, 52 लाख एंड 67 लाख। टैक्स का रेट है 30%। आपको डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है एंड देन टोटल टैक्स एक्सपेंस भी निकालना है। बताओ सर बेसिकली पहले में 4 लाख का लग जाएगा, तो मैं क्या यहीं पे कर लूँ, नीचे ही मुंह से कर लेते हैं। तो आपकी ना वही आदत हो जाएगी, घर में भी मुंह से ही कर करके आ जाओगे, फिर जब पेपर में लिखने का टाइम आएगा तब हाथ ही नहीं चलेंगे। ये गलती मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ी कर चुका हूँ, बच गया मैं उस गलती से। तो आप वो गलती मत करना भाई, जितना लिख लिख के करोगे उतना फायदा मिलेगा, ठीक है। तो एनीवे 2021, 22, 23 तो रेवेन्यू एज पर पीएनएल, रेवेन्यू एज पर इनकम टैक्स। चलो फटाफट से पीएनएल में रेवेन्यू कितना कितना था, 34 लाख, 50 लाख, 65 लाख, और इनकम टैक्स में कितना था, 30 लाख, 52 लाख, 67 लाख। तो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है, बताओ टाइमिंग डिफरेंस कितना, प्लस में 4 लाख, ये -2 लाख, ये भी -2 लाख। तो बताओ यहां पे क्या बनेगा, डीटीए की डीटीएल पहले साल, इनकम टैक्स में कम है, पीएनएल में ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बोला डीटीएल। रीजन क्योंकि अभी आप टैक्स कम दे रहे हो, अभी आप टैक्स कम दे रहे हो, तो यहां डीटीएल बन रहा है, और बाकी दोनों सालों में रिवर्सल ऑफ डीटीएल। तो बस, तो टाइमिंग डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लो। क्या था टैक्स रेट ऊपर, 30%। तो 30% कितना कितना हो गया, ये 1.2 लाख हो गया, ये 0.6 लाख का रिवर्सल हो गया, यहां पे 0.6 लाख का रिवर्सल हो गया। सही है। अब उसने टोटल टैक्स एक्सपेंस भी पूछा, टोटल टैक्स एक्सपेंस। अब थोड़ा सा ये अजीब है, वो करंट टैक्स मतलब कह रहा है कि आपको करंट टैक्स भी निकालना है, लेकिन करंट टैक्स के लिए प्रॉपर टैक्सेबल इनकम तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, हल्का सा डिफेक्ट है, टैक्सेबल इनकम तो है ही नहीं ना। करंट टैक्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टैक्सेबल इनकम। डेफर्ड टैक्स के लिए टाइमिंग डिफरेंस चाहिए होता है, वो तो हमारे पास है, लेकिन करंट टैक्स के लिए तो हमें टैक्सेबल इनकम चाहिए होती है। तो बिकॉज अब टैक्सेबल इनकम है नहीं, फिर भी वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, क्या, हाँ, आप जो रेवेन्यू एज पर इनकम टैक्स है उसी पे कैलकुलेट कर लो टैक्स। तो रेवेन्यू एज पर इनकम टैक्स फिर से लिख लो, 30 लाख था, 52 लाख था एंड 67 लाख था। तो इसी पे आप करंट टैक्स निकाल लो 30% का, यही मान लो कि आपका करंट टैक्स है। तो 30% ऑफ 30 9 लाख, 52 का 30% कितना, 15.6 लाख, और 67 का 30% कितना,
20.1 लाख, यही आ रहा है। ठीक है, हालांकि आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज हमें करंट टैक्स के लिए चाहिए होती है टैक्सेबल इनकम, वो तो उन्होंने बताई नहीं, तो इसी को हमें टैक्सेबल इनकम मान के सॉल्व कर देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और फाइनली टैक्स एक्सपेंस भी पूछा था उसने, आप कहोगे तो मैं प्रॉपर फेयर भी कर सकता हूं, करूं क्या? कहीं आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ऐसे करा रहा हूं, वैसे है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसलिए ऐसे कर रहा हूं, बट आप कहोगे तो प्रॉपर फेयर वे में भी कर लूंगा मैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली टैक्स एक्सपेंस क्या होगा? करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। तो 2021 की बात करो, करंट टैक्स से 9 लाख और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनी थी कितनी की? 1.2, तो प्लस 1.2, तो यहां पे आ गया 10.2। हाँ, अब 2022 में क्या होगा? करंट टैक्स कितना है 2022 का? वेरी गुड, यही मैंने हाँ बोला था आपसे कि अब ये डीटीएल का रिवर्सल हो रहा है, तो अब आपका यहां पे टैक्स एक्सपेंस कम होगा 0.6, तो कितना आ गया ये? 15 लाख। और ऐसी 2023 में भी माइनस 0.6, 19.5, तो ये आपका टैक्स एक्सपेंस निकल के आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये रहे करंट टैक्स जो हमने निकाले थे, और ये रहे हमारे डेफर्ड टैक्स जो हमने निकाले थे, दोनों को प्लस माइनस करके मतलब जोड़ दिया तो आपका टैक्स एक्सपेंस आ गया। तो यही करा क्या उन्होंने? 10.2, 15 एंड 19.5, यस। ठीक है, चलो।